हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन का एक बहुत अहम टॉपिक है। नॉट जस्ट फॉर पेपर वन, पेपर टू में भी उतना ही रेलिवेंट है। अगर मैं पेपर वन की बात करूं तो आपको इसका जिक्र दिखता है यूनिट 2.2 के अंदर, जहां पर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्लियरली मेंशनड है। बट पेपर टू की अगर मैं बात करूं, वहां पर आपको एक्सप्लिसिटली ये वर्ड मेंशनड नहीं दिखेगा। बट अगर आप विलेज स्टडीज़ करो, अगर आप इंडिया का ट्रेडिशनल सोशल सिस्टम समझने की कोशिश करते हो, अगर आप वर्णाश्रम पढ़ते हो, अगर आप पुरुषार्थ पढ़ते हो, इन दैट केस सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का आइडिया अगर आपको नहीं है तो आपके लिए वो टॉपिक्स कभी भी आसान नहीं बन पाएंगे। सो आज की इस वीडियो में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की सारी डायमेंशंस को कवर करेंगे। वी विल ट्राई टू ब्रेक द टॉपिक इनटू सेवरल एरियाज। फॉर एग्जांपल, इस वीडियो में क्या क्या कवर करना है, लेट मी गो टू दिस पॉइंट एंड एक्सप्लेन इसमें क्या क्या कवर करेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सबसे पहले सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है क्या चीज़, कैसे उसको समझ सकते हैं, उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे, कुछ टाइप्स की जिक्र कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। देन दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ आर डिस्कशन, जहाँ पे हम बात करेंगे किस किस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में कैसे कैसे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को समझा जाता है, किस किस परस्पेक्टिव से इसको देखा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। देन वी विल ट्राई टू फोकस ऑन इंडिया। पेपर टू के तरीके से हम फोकस डालेंगे इंडिया के ऊपर और इंडिया के कुछ डेटा पॉइंट्स की बात करेंगे, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ की बात करेंगे, सोशल डिस्क्रिमिनेशन की बात करेंगे और समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स होने के बावजूद इश्यूज़ क्या हैं। वी विल ट्राई टू अनफोल्ड दैट पर्टिकुलर एरिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आंसर राइटिंग में किस तरीके से कौन से कीवर्ड्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अगर हमें कोई भी सवाल सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के ऊपर आता है, हाउ टू बेस्ट डील विद द आंसर राइटिंग पोर्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर topic, we will try to understand. Also, I will give you an example of some recent PYQs which have come from this particular portion, how to handle them, what dimensions to touch in that particular area. So शुरू करते हैं वीडियो को और शुरुआत करेंगे बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। अगर अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ वेज दैट इट हैज़ बीन डिफाइंड ऑलरेडी। सो अगर मैं बिना कॉम्प्लिकेट करे इसको समझाने की कोशिश करूं तो आप इतना समझ लो कि सोसाइटी एक ग्रुप है, जिस ग्रुप के अंदर देर आर अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर लिविंग, बहुत सारे इंडिविजुअल्स रहते हैं इस ग्रुप के अंदर। अब इंडिविजुअल्स को अगर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में बांट दिया जाए, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिवाइड कर दिया जाए कि ये बोल दिया हमने, इसको दे दिया रैंक 1, इसको दे दिया हमने रैंक 2, इसको दे दिया रैंक 3, इसको दे दिया रैंक 4, इस ग्रुप का रैंक 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4। जब हम सोसाइटी को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं एंड जब डिवाइड करते हैं तो बाय और वाइल डिवाइडिंग वी ऑल्सो गिव देम अ पर्टिकुलर हायरार्की, दैट इज़ व्हाट इज़ एसेंशियली सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एक ऐसी चीज़ है कि सोसाइटी का डिवीजन होता है, इसमें डिवीजन के साथ साथ हायरार्की सेट हो जाती है। तो कोई जाहिर सी बात है नंबर 1 पे होगा, कोई नंबर 2 पे होगा, कोई नंबर 3 पे होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज तक जितनी भी सोसाइटीज़ में हमने ह्यूमनिस्टिक सोसाइटीज़ में जब भी एनालिसिस किया है, देखने की कोशिश करी है स्कॉलर्स ने, तो ऑलमोस्ट हर सोसाइटी में किसी ना किसी तरह की सोशल स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलती ही मिलती है। ये बात भी सही है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन लीड्स टू सोशल इनइक्वालिटी। यस, इट कैन बी ट्रू। वाई? बिकॉज जहाँ पर भी हम हायरार्की क्रिएट करेंगे, हायरार्की में कोई ना कोई तो नंबर 1 होगा, इसका मतलब कोई नंबर 2 होगा ही होगा। तो सोशल इनइक्वालिटी वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। इन सिंपल वर्ड्स, एज मैंशनड, सोशल इनइक्वालिटी इज इनइक्वालिटी क्रिएटेड बाय सोशल सेटअप। जब सोसाइटी खुद ही एक इनइक्वल हायरार्की क्रिएट कर दे और उसमें रैंकिंग कर दे, कोई ऊपर कोई नीचे, दैट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। एग्जाम्पल सबसे आसान तरीके से अगर आपको समझाना हो तो इंडिया का हिंदू कास्ट सिस्टम इज़ द ईजिएस्ट वे टू अंडरस्टैंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, जिसके बारे में आगे चल के हमने बात करनी है, जिसको आप फेमसली वर्ण सिस्टम जानते होंगे या फिर कास्ट सिस्टम जानते होंगे। जिस तरीके से हमने वर्णाज में डिवाइड कर दी सोसाइटी, कोई ब्राह्मण बना दिया, कोई क्षत्रिय बना दिया, कोई वैश्य बना दिया, कोई शूद्र बना दिया, दैट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। आगे चलते हैं। देर आर फीचर्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। पहली चीज़ यूनिवर्सली देखने को मिलती है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, नॉट जस्ट लिमिटेड टू इंडिया। ऑल्सो यू कैन सी दिस कॉन्सेप्ट इन यूएसए, राइट? ऑल्सो यू कैन सी दिस कॉन्सेप्ट इन जापान, ऑल्सो यू कैन सी दिस कॉन्सेप्ट इन साउथ अफ्रीका। इसके फॉर्म्स अलग अलग हो सकते हैं, बट यूजुअली जहाँ जहाँ पर भी ह्यूमनिस्टिक फीचर्स हैं वहाँ वहाँ पर यहाँ पर हमें सोशल स्ट्रैटिफिकेशन किसी ना किसी फॉर्म की ज़रूर देखने को मिलती है। तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल चीज़ है। दूसरी, इट इज़ समथिंग विच इज़ सोशली कंस्ट्रक्टेड, मतलब बाय बर्थ इसको बना दिया गया बाद में रिजिड करने के लिए, बट अदरवाइज सोसाइटी डिसाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, सोसाइटी ने ही बोला कि ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 होगा, ये नंबर 3 होगा, ये नंबर 4 होगा। नंबर 1
को ऐसे करना है, नंबर 2 को ऐसे करना है, नंबर 3 को ऐसे, एंड लाइकवाइज नंबर 4 को ऐसे. तो सोसाइटी विल डिसाइड the hierarchy. I cannot decide my hierarchy. Society has given me a hierarchy. So the power rests with the society. It is a socially constructed phenomena, not a biological constructed phenomena. अब इसको यह भी समझना है कि आप कह सकते हो कि सर फिर तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होता है. अगर बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं था तो फिर ये इस तरह से क्यों होता है. इनिशियली ब्राह्मण कौन होगा ये सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट कर दिया, डिसाइड कर दिया सोसाइटी ने, बट देन धीरे धीरे सोसाइटी ने इसको बायोलॉजिकल एंगल दे दिया ताकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिजिड हो जाए. हम इसके बारे में आगे चल के भी बात करेंगे. तो आपने फीचर में इतना ज़रूर याद रखना है कि इट इज़ अ सोशली कंस्ट्रक्टेड फिनोमिना. तीसरी चीज़ परसिस्टेंट है, मतलब सदियों से चला आ रहा है, आज भी ख़त्म नहीं हो रहा. फॉर एग्जाम्पल इवन टुडे पीपल इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया वी सी इशूज़ ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, वी सी इशूज़ ऑफ वायलेंस अगेंस्ट परसिक्यूटेड कम्युनिटीज़, वी सी डिविजन, वी सी अ लॉट ऑफ दीज एंगल्स प्लेइंग इन दी इंडियन विलेजेस. तो परसिस्टेंट है, पुरानी सदी में भी था, आज की सदी में भी है. शायद आपको इस टाइम पे ऐसा लग रहा हो कि नहीं सर हम तो इससे काफ़ी ऊपर उठ चुके हैं, वी हैव कम अक्रॉस एज अ डिफरेंट सेट ऑफ पीपल ऑल टुगेदर. बट आप इतना समझिए कि व्हेन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास. वहाँ पर भी इनफैक्ट इसके कुछ कुछ एविडेंसेस दिखते हैं. बट अगर आप पूरे इंडिया की बात करें तो इंडिया तो आज भी गाँव में बसता है. तो उस गाँव के सेटअप के ऊपर हमने सोचना है कि वो आज तक भी वहाँ पर परसिस्टेंटली ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं. टाइप्स में जो मोटी मोटी डिवीजन है, फॉर एग्जांपल सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऐसे तो बहुत तरीके से हो सकती है. इफ़ यू लुक एट द डिफरेंट वेज दैट यू कैन एक्चुअली स्ट्रेटिफाई सोसाइटी, इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ लेट्स से रिलीजन, इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी. बहुत तरीक़ों से आप डिवाइड कर सकते हैं सोसाइटी को. बट मेजरली हमें दो तरीके की डिवीजन देखने को मिलती है जो काफ़ी अहम है समझनी. जैसे कि इंडिया के अंदर मैं बात करूँ तो इट इज़ कास्ट बेस्ड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. इंडिया में वर्ण सिस्टम, यहाँ पर जैसे लेट मी जूम दिस अक्रॉस एंड शो दिस टू यू. फॉर एग्जाम्पल हेयर यू विल सी कि अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया ने या इंडिया के ट्रेडिशनल सोशल सेटअप में हमेशा से डिवीजन इस तरीके से रही कि पूरे तरीके से सोसाइटी को 4 डिफरेंट वर्नाज में डिवाइड कर दिया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. और इनके साथ साथ इनकी ऑक्यूपेशन को फिक्स कर दिया गया कि जो ब्राह्मण होगा उसकी कुछ एक डिज़ायर्ड एक क्लियर ऑक्यूपेशन होगी, उसको वैसा ही काम सूट करेगा. क्षत्रियास को ऐसा ही काम सूट करेगा, वैश्यास को ऐसा ही काम, एंड लाइकवाइज शूद्रस को ऐसा ही काम. एक कैटेगरी और बनाई गई जिन कैटेगरी में बेसिकली वर्ण अलॉट नहीं किया, और उनको कई बार हम अवर्ण भी बोल देते हैं. कुछ स्कॉलर्स की रिसर्च पेपर्स में आपको अवर्ण भी दिखेगा, कई बार आपको दलित्स भी दिखेगा, कई बार आपको अनटचेबल्स भी दिखेगा. सो दिस इज़ हाउ डिफरेंट वेज में डिवाइड किया गया है इंडिया के पर्सपेक्टिव में इसी चीज़ को. सो इंडिया में आपको कास्ट बेस्ड डिवीज़न जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है. अगर आप बात करें यूएसए की, यूएसए में आपको सोशल स्ट्रेटिफिकेशन दिखेगा. जैसा हमने बोला यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, दिखता हर जगह है. बट यूएसए में आपको कास्ट बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन के अलावा यू विल लुक एट क्लास बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन. जैसे आपको यहाँ पिक्चर भी दिख रही होगी, आई एम ट्राइंग टू शो दिस हेयर. समबडी इज सिटिंग एट द टॉप with a lot of money and somebody is sitting at the bottom with practically no money. So अगर आप यूएसए की बात करें तो आपको वहाँ पर एक क्लास बेस्ड सिस्टम दिखता है जहाँ पर यू विल फाइंड रिच, यू विल फाइंड पुअर, यू विल फाइंड मिडल कैटेगरी. तो अगर हम देखें मिडल कैटेगरी में यू कैन ऑल्सो फर्दर डिवाइड लोअर मिडल, अपर मिडल, मिडल मिडल. सो उस तरीके से हर सोसाइटी ने अपने लोगों को स्ट्रेटिफाई किया हुआ है, सोसाइटी ने डिवीजन क्रिएट करी हुई है. सो दो तरीके से डिवाइड करा जाता है, कास्ट या फिर क्लास. इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली इफ़ यू लुक एट नॉर्थ ईस्ट में आपको एथनिसिटी के तरीके से भी डिवीजन देखने को मिलती है. एक टर्म आती है एंथ्रोपोलॉजी में, बड़ी फेमस, आप लोगों ने सुनी होगी. द टर्म इज़ एथनोसेंट्रिज्म. जब एथनिसिटी के आधार पर एथनिसिटी को सुप्रीम मान लिया जाता है और डिवीजन क्रिएट कर दी जाती है. फॉर एग्जांपल यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द नागा ट्राइब, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द नागा सुप्रीमेसी, राइट. तो वहाँ पर नागाज हमेशा से अपनी एथनिसिटी को सुप्रीम एथनिसिटी मानते रहे. सो दैट इज़ हाउ समटाइम्स अदर एरियाज ऑफ सोसाइटी कैन फर्दर सब डिवाइड दमसेल्व्स. तो सोशल सर्टिफिकेशन बहुत सारे लेवल्स पे हो सकती है. थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, क्योंकि पेपर में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे वो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को टच करेंगे कि किस तरीके से थ्योरी के अंदर आप अंडरस्टैंडिंग लाओगे, किस तरीके से उसका क्रिटिसिज्म कर सकते हो. ऐसे एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं. देर आर मोर और लाइक आई थिंक 4 फ्रेमवर्क्स, बट उनमें से 3 बड़े इंपॉर्टेंट हैं. तो आई विल टॉक अबाउट 3 इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क्स
फॉर विच वी हैव टू विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन अंडरस्टैंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बेटर। पहला है फंक्शनलिज्म की थ्योरी, फंक्शनलिज्म का पर्सपेक्टिव। ये पर्सपेक्टिव बहुत तरीके से कोशिश करता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को जस्टिफाई करने की। बेसिकली डेविस एंड मूर ने 1945 में एक रिसर्च पेपर में मेंशन किया कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अनअवॉइडेबल है। पहली बात तो ये अनअवॉइडेबल है, दूसरा ये फंक्शनल है। फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव से कभी भी कुछ सोचोगे तो आपको ये याद रखना है कि फंक्शनलिस्ट जितने भी हैं वो सब मानते हैं कि हर चीज़ जो भी एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है, और जब तक ये फंक्शन चलता रहेगा, ये परफॉर्म करती रहेगी, तब तक वो एग्जिस्ट करेगी। अगर कोई चीज़ फंक्शनल है तभी वो एग्जिस्ट करती है, अगर किसी चीज़ का फंक्शन नहीं होता वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो नॉन एग्जिस्टेंट बन जाती है। तो इन दैट केस डेविस एंड मूर बोलते हैं कि देखो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन अनअवॉइडेबल है, फंक्शनल है सोसाइटी के लिए, फ़ायदा होता है सोसाइटी को इसका। क्यों? क्योंकि ये एक नीडेड पर्पस फुलफिल करती है। वो बोलते हैं कि देखो सिंपल सी बात है, डेविस एंड मूर की सोच कैसी थी, इनके थॉट प्रोसेस को समझना इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला कि देखो सर्टन टास्क्स इन अ सोसाइटी, जो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, कुछ काम होते हैं सोसाइटी के अंदर जो ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, सारे काम की वैल्यू एक जैसी नहीं होती। फॉर एग्जांपल कोई एक आर्मी ऑफिसर है, ऑब्वियसली आपको लगेगा कि उसकी जॉब की वैल्यू ज़्यादा है। मैं एक कैशियर हूँ, शायद मेरी वैल्यू उस कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होगी। शायद एक इंसान जो बहुत बेसिक सा काम करता है उसकी वैल्यू कम होगी, जिस इंसान का जो आईएएस बन गया, कोई पीसीएस बन गया, कोई किसी भी और स्टेट लेवल सर्विसेज को क्लियर कर गया, उसके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, वो जो वैल्यू ऐड करेगा सोसाइटी में, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। तो डेविस एंड मूर ने बोला देखो फंक्शनल है, हर एक इंसान या सारे के सारे लोग एक ही काम तो नहीं कर सकते। इसका मतलब सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनको डिवाइड करना पड़ेगा, किसी को कोई काम दिया, किसी को कोई काम दिया, किसी को कोई, किसी को कोई। ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू शायद सबसे ज़्यादा होगी, तो इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। अब ये बोलते हैं कि अगर जो सबसे ज़्यादा वैल्यू था वो नंबर 1 था, तो इसका मतलब ये है कि अगर इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो इसको पैसा भी, इसकी अर्निंग भी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो जिसकी जॉब से, जिसके काम से सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी उसको पैसा मिलना चाहिए ज़्यादा, उसमें कोई गलत भी नहीं है। इन्होंने इस चीज़ को समझाने के लिए एग्जांपल लिया फायर फाइटर का और कैशियर का। अब दोनों से कंपैरिजन में इन्होंने बोला कि फायर फाइटर का जो काम है वो ज़्यादा रिस्क वाला काम है, उसमें ज़्यादा स्किल सीखनी पड़ती है, वो ज़्यादा अपनी फैमिली के बारे में ना सोचते हुए किसी एक तीसरे इंसान को आग में से बचाना, उसके अंदर उसका ज़्यादा रिस्क है, उसकी ज़्यादा स्किल है, उसने ज़्यादा मेहनत करी होगी उस स्किल को एक्वायर करने में। तो इसका मतलब सिंपल है कि अगर ज़्यादा बेटर हाई स्किल काम कोई करे, हाई रिस्क काम कोई करे, तो उसका हायर इंसेंटिव लेना बनता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसमें इन्होंने बेसिकली बात करी स्किल की, मेरिट की बात करी कि मेरिट में अगर फायर फाइटर की ज़्यादा मेरिट बनती है उसको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। अब इन अ नटशेल यू विल ऑल्सो थिंक दैट इट इज़ राइट, आपको भी लगेगा कि शायद शायद सही बात कर रहे हैं ये। बट देर वॉज अ गाय कॉल्ड मेलविन तुमेन, उन्होंने बोला कि नहीं यार, ये इंटायरली सही नहीं है। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि हमेशा किसी की जॉब को आप वैल्यू कर सकते हो, किसी की जॉब को वैल्यू नहीं कर सकते। सारे काम अपने अपने लेवल पे वैल्यूएबल हैं, कोई भी काम छोटा नहीं है। उन्होंने बोला कि देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं एक गटर साफ़ करने वाले को बोल दूं कि यार तुम्हें आज से गटर साफ़ नहीं करना, छोड़ दे, क्योंकि वैल्यूएबल काम नहीं है, सोसाइटी के अंदर तेरे को रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी इस काम से, तो काम करते हैं हम गटर साफ़ करना आज से रोक देते हैं। विद इन 10 डेज, विद इन 15 डेज योर सिटीज़ विल कम टू अ स्टैंड स्टिल। आपके शहर काम कैसे करेंगे? आपके शहरों में काम होना बंद हो जाएगा, स्टैंड स्टिल पे आ जाएगा पूरा देश। इन दैट केस इसका मतलब ये है कि उस गटर साफ करने वाले का काम भी उतना ही वैल्यूएबल है। मेलविन तुमिन ने बोला कि अगर आप इसकी बात करते हो कि फायर फाइटर का और कैशियर में से फायर फाइटर का काम ज़्यादा वैल्यूएबल का है, तो मुझे इतना बता दो, फायर फाइटर का काम ज़्यादा वैल्यूएबल है या एक बास्केटबॉल प्लेयर का? तो अब सिंपल सी जाहिर सी बात है, तो फायर फाइटर का काम ज़्यादा वैल्यू वाला है। तो फिर मेलविन तुमिन ने बोला देन वाई अ बास्केटबॉल प्लेयर अर्न्स मोर देन अ फायर फाइटर? इसका आंसर नहीं था किसी के पास। मेलविन तुमिन ने काउंटर करते हुए ये भी बोला कि भाई बास्केटबॉल प्लेयर आज की डेट में मिलियंस डॉलर्स अर्न करके बैठ जाते हैं, बट उसी जगह पर, उसी देश में, उसी शहर में एक डॉक्टर जो जानें बचा रहा है, जिसकी वैल्यूएबल जॉब बहुत ज़्यादा है, वो उतना पैसा क्यों नहीं कमाता? इन दैट केस आप तो अब अपने जो भी आपका बात थी कि जॉब जो होती है वो मेरिट पे होती है, वो तो सारी चीज़ क्लेम सारा हट गया। इन्होंने ये भी बोला कि वाई अ पर्सन विद लेस एजुकेशन, कम एजुकेटेड लोग जिनके अंदर स्किल भी नहीं है, वो कुछ कुछ बातें करके, कुछ कुछ टिकटॉक पे वीडियोस बना के, रियलिटी शो में आके वो ज़्यादा पैसा फिर क्यों कमाते हैं?
मेल्विन तुमिन की ये बात बहुत ज़्यादा रेजोनेट करी, बहुत सारे लोगों ने इनको सपोर्ट भी किया। फंक्शनल पर्सपेक्टिव में आपको दो चीज़ें ज़रूर याद रखनी हैं। हमने दो चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया है। पहली चीज़ हमने ये बात करी है कि यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि डेविस एंड मूर ने किस तरीके से इसको समझाने की कोशिश करी। इनके रेलिवेंट एग्जाम्पल्स को आप कोट करोगे, फिर आप इनके साथ ही मेंशन करोगे मेल्विन तुमिन का थॉट प्रोसेस। इनके काउंटर में मेल्विन तुमिन ने क्या एग्जाम्पल लिया, किस तरीके से पूछा इसको। बहुत बार इसके ऊपर सवाल पहले भी आ चुका है। 2023 में डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आया कि मेल्विन तुमिन का क्रिटिसिज्म जो था उसको क्रिटिकली एनालाइज करो। तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। सो इफ यू अंडरस्टैंड द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, फॉर यू टू आंसर इट इन अ गिवन वे, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, राइट। हम डिस्कस करेंगे इसका एक क्वेश्चन थोड़ी देर बाद। सो दिस इज द फर्स्ट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड थ्योरी। सेकंड थ्योरी में आती है बात कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में अहम रोल प्ले किया कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने हमेशा कम्युनिज्म की बात करी है, हमेशा बोला है कि सोसाइटी में डिवाइड क्रिएट होता है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन भी डिवाइड की बात करती है कि कोई कुछ है, कोई कुछ है। कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि सोसाइटी में डिवाइड होता है और ये एक्चुअली में कौन करते हैं? एलीट्स करते हैं। एलीट्स विल ऑलवेज ट्राई टू डिवाइड सोसाइटी। एलीट्स अपने पास ज़्यादा रिसोर्सेज एक्यूमुलेट करने की कोशिश करेंगे ताकि उनकी जो दूसरी क्लास होगी वो होंगे वर्कर क्लास। So elites and workers, this division will always be there. Stratification is always based on control over productive resources. तो elite हमेशा कोशिश करेगा कि लैंड को अपने कंट्रोल में रखे, लेबर को अपने कंट्रोल में रखे, टेक्नोलॉजी को अपने कंट्रोल में रखे। Once elites gain control over resources, they will have other people to do tasks that benefits them the most. तो इन्होंने बोला कि जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है ये बोलती है कि ये कॉन्फ्लिक्ट तो रहेगा ही। हैव्स और हैव नॉट्स का, बुर्जुआ और प्रोलेटेरियत का ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट है ये रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और ये शुरुआत इसकी कहाँ से हुई? प्रिमिटिव कम्युनिज्म के बाद से। प्रिमिटिव कम्युनिज्म कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, लेट मी टॉक अबाउट इट। प्रिमिटिव कम्युनिज्म बोलता है कि एक समय था जब लोग एक्चुअली फॉरेस्ट्स में रहा करते थे, जंगल्स में रहा करते थे, कोई गवर्नेंस का मैकेनिज्म नहीं था, कोई इंडस्ट्री नहीं थी। तो लोग हंटर गैदरर्स थे। हंटर गैदरर्स होने के ज़रिए से जो भी एक कम्युनिटी को मिलता था वो सब इक्वली शेयर करते थे, इक्वली ओनर्स थे हर चीज़ के। बट जैसे ही फॉरेस्ट्स ख़त्म हुए, लोग विलेजेस की तरफ मूव करे, विलेजेस से लोग अर्बन सेंटर्स की तरफ मूव करे, धीरे धीरे पर्सनल वेल्थ का कॉन्सेप्ट आ गया। पर्सनल वेल्थ में रेस शुरू होगी सोसाइटी के अंदर, किसके पास ज़्यादा पैसा, किसके पास कम। इस चक्कर को एक्सप्लॉइट करते हुए जो कम्युनिस्ट्स हैं या फिर जो जो एक्चुअली एलीट्स हैं, उन्होंने इसका फ़ायदा लिया कि अगर पैसे की ही बात है तो लेट अस क्रिएट अ डिवाइड, रिच एंड पुअर। तो जो पुअर होंगे उनको हम वर्कर्स की तरह यूज़ करेंगे एंड रिच विल ऑलवेज एंजॉय द बेनिफिट्स। इफ़ यू लुक एट वन ऑफ द डेटा पॉइंट्स, अगर मैं आपको बताऊं तो एक डेटा पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट। ओवर 88.4%, ध्यान से सुनना इसको, 88.4% ऑफ इंडियाज बिलियनियर्स वेल्थ इज कंट्रोल्ड बाय अपर कास्ट्स इन इंडिया। शेड्यूल्ड ट्राइब की एक्चुअली में इंडिया में कोई रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है वेल्थिएस्ट इंडियंस के अगर मैं बात करूं। इसके अलावा अगर आप अपर कास्ट का डेटा और देखें, नियरली 55% ऑफ द नेशनल वेल्थ is controlled by the upper castes, 55% of national wealth. Apart from that, 5.4% of the national wealth is controlled by STs. तो STs के हाथ में तो कुछ पहुंचा ही नहीं है। इन दैट केस लगभग 12% का जो वेल्थ है वो शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन के पास है। सो दैट इज हाउ वी कैन सी दैट देयर इज अ क्लियर डिवाइड इन इंडिया ऑल्सो। अपर कास्ट के अलावा टॉप 10% ऑफ द अर्नर्स इन दिस कंट्री होल्ड 57% ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम। मतलब 10% लोग हमारे कंट्री के जो अर्न करते हैं उनके पास 50% के आसपास की वेल्थ है। वही बात है फिर, तो कोई एलीट है और कोई फिर एक वर्कर है, शायद एक एक्सप्लॉइटेड वर्कर हो सकता है इन सर्टन केसेस। सो दैट इज हाउ ही हैज़ ट्राइड टू एक्सप्लेन दिस। तो कार्ल मार्क्स का व्यू ऐसा रहा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के ऊपर। बट मैक्स वेबर का सोच थोड़ी सी और डिफरेंट थी। इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग पैरामीटर को टच किया। उन्होंने बोला कि देखो यार, हमें सारी की सारी चीज़ हम क्लास के ऊपर बेस नहीं कर सकते। वी कैन नॉट ओनली टॉक अबाउट मनी। येस, मनी इज़ अ फैक्टर। मनी के कारण, पैसे के कारण सरकार या फिर सोसाइटी के अंदर डिवाइड क्रिएट होता है। ही इज़ नॉट डिसएग्रीइंग टू दैट। ये बोलते हैं कि बट पैसा अकेली चीज़ नहीं है। इट इज़ पैसा, इट इज़ स्टेटस एंड इट इज़ पावर। इन्होंने 3 चीज़ों के बारे में बोला। वन इज क्लास, सेकंड इज स्टेटस एंड थर्ड इज पावर। इन्होंने बोला पावर भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, स्टेटस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मान के चलो किसी के पास पैसा नहीं आया, राइट, कोई पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, बट आज अगर उस पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाले इंसान का आईएएस का पेपर क्लियर हो जाए, उसकी एजुकेशन की वजह से, उसकी स्किल की वजह से, उसकी मेहनत की वजह से, अगर आज वो एक आईएएस अधिकारी बन गया,
उसके पास पावर आ जाएगी, और जैसे ही उसके पास पावर आएगी सोसाइटी उसको अपने आप स्टेटस देगी, इररिस्पेक्टिव वेदर ही इज़ बिलोंगिंग टू द अपर वर्ण और द लोअर वर्ण। उसके पास पावर आएगी तो पावर से स्टेटस अपने आप आएगा सोसाइटी में। स्टेटस के साथ साथ पैसा उसके साथ साथ फ्लो करेगा। सो ऑटोमेटिकली इफ वन इज अचीव्ड ऑटोमेटिकली द थ्री विल बी अचीव्ड। सो द वेबर्स ट्रायड सेज दैट तीनों चीज़ें ही बड़ी अहम है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट थ्री? क्लास, स्टेटस एंड पावर। एग्जाम्पल में इन्होंने ये भी बोला कि ऐसा हर केस में भी नहीं होता, राइट? कई जगहों पर जहाँ पर लोग ज़्यादा अहमियत बेसिकली स्टेटस को देते हैं, उसका एग्जाम्पल लेते हुए इन्होंने ये भी बोला कि मान के चलते हैं कोई ब्राह्मण है, जिस विलेज में ये डिवाइड बड़ा ज़्यादा है कि स्टेटस कैसा है या उसका बैकग्राउंड कैसा है, वो ब्राह्मण है क्षत्रिय है, उन जगहों पर ऐसा भी होता है कि अगर ब्राह्मण थोड़ा सा बेटर स्टेटस इन्जॉय करेगा, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। इन्होंने बोला कि क्योंकि वो ब्राह्मण है, बहुत सारे गांव ऐसे भी हैं इंडिया के जहां पर ब्राह्मण चाहे पुअर भी होगा ना, फिर भी उसको ज़्यादा इज्जत मिलेगी, सोशल स्टेटस उसका बेटर होगा। चाहे कोई और शूद्र उससे ज़्यादा अमीर हो, शायद वो सोशल स्टेटस उतना ना इंजॉय कर सके। सो इंडिया में हर तरह का फ्लेवर दिखता है। दिस इज़ वाई सोशल स्ट्रैटिफिकेशन टू अंडरस्टैंड इन इंडिया इज़ वेरी 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 टिपिकल। हर लोकेशन के हिसाब से ये अंडरस्टैंडिंग्स चेंज हो जाती हैं। तो हम इंडिया की बात कर ही रहे थे, थोड़ा सा इंडिया को और समझते हैं। जैसा मैंने आपको समझाया था कि इंडिया में दिस इज़ हाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्नास। सो डिवीजन है क्लियर। इस क्लियर डिवीजन को हम वर्ण सिस्टम बोल देते हैं। इंडिया में ये जो वर्ण सिस्टम है ये बहुत पुराना सिस्टम है, नॉट समथिंग दैट हैज़ कम अप रिसेंटली। ये सिस्टम एंशियंट इंडिया के टाइम पर ही निकाला जा चुका था। बहुत लंबे समय से इसकी जो इस तरीके से कंट्री को रन किया गया है अकॉर्डिंग टू दीज आइडियाज़। ऋग्वेद के अंदर इसका मेंशन है, पुरुषा सुक्ता के अंदर इसके बारे में पूरा वर्णन है। अगर आज की बात करें तो वर्ण सिस्टम एग्जिस्ट करता है। वर्ण सिस्टम और जाति सिस्टम इंडिया में करंटली दोनों ही पैरामीटर्स पे डिवीजन हमें देखने को मिलती है। अब सवाल आपका ये उठेगा कि सर वर्ण सिस्टम और जाति सिस्टम में फ़र्क क्या है? देखो सिंपल सी बात है, इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री, राइट? वी हैव ऑलमोस्ट 140 करोड़ पीपल, राइट? इवन मे बी मोर देन दिस। अब 140 करोड़ लोगों को 4 वर्नास में बांटना बहुत 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 डिफिकल्ट टास्क है। हेंस टू सब डिवाइड वर्नास जाति वॉज क्रिएटेड। जाति इज नथिंग बट फर्दर फ्रेगमेंटेशन ऑफ द वर्नास। वर्ण में अगर ब्राह्मण आ गया तो ब्राह्मण के नीचे अब कोई शर्मा है, कोई वशिष्ठ है, कोई कश्यप है, ये सब डिवाइडेड जो फ्रेगमेंटेशन है, फर्दर फ्रेगमेंटेशन ऑफ ब्राह्मण्स इटसेल्फ इज नथिंग बट कास्ट्स और सबकास्ट और जाति। इसको इस तरीके से आप समझ लो कि और हायरार्की में ब्राह्मण्स और ऑलरेडी हायरार्की में नंबर अगर 1 है तो ब्राह्मण्स के अंदर भी हायरार्की है, राइट? कोई उच्च कोटि का ब्राह्मण है, कोई नीचे कोटि का ब्राह्मण है, उसमें भी फर्दर सब डिवीजन है। सो इंडियन सोसाइटी की सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को समझना, दिस इज़ हाउ इट बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड किस तरीके से ब्राह्मण्स के अंदर डिवीजन है, फिर सब कास्ट के अंदर फर्दर डिवीजन हो सकती है। सो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी प्ले करती हैं, दैट इज़ हाउ इट बिकम्स वेरी 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 कॉम्प्लिकेटेड। लेट अस लुक एट सम ऑफ द फीचर्स। फीचर्स बड़े अहम हैं। एक पहली चीज़ तो ये है कि एंडोगैमी स्ट्रिक्टली फॉलो होती है इंडिया के अंदर। जहाँ पर भी हम अगर बात करें, कोई ब्राह्मण फैमिली है तो उनका पहला जो सिस्टम होगा, जो पहला ट्राई होगा, वो अब तो शायद आई थिंक थिंग्स हैव चेंज्ड, बट अभी भी मैं आपको एक डेटा दिखाऊंगा, लगभग 90% मैरिजेस अभी भी हमारे कंट्री में इंटरकास्ट ही होती हैं, मतलब अपने कास्ट के अंडर ही होती हैं। तो एंडोगैमी प्रैक्टिस होती है। मैरिजेस आर रिस्ट्रिक्टेड विद इन कास्ट, मतलब ब्राह्मण्स में भी, ब्राह्मण्स के अंडर ही हम देखते हैं मैरिजेस करने के फर्स्ट प्रेफरेंस होती है। उसमें भी फर्स्ट प्रेफरेंस कैन बी इवन अंडर कास्ट सिस्टम, तो कास्ट भी सेम ढूंढने की कोशिश करेंगे, बट अगर वो नहीं होता तो ब्रॉडली ब्राह्मण्स के अंडर शादी हो सकती है। बट ब्राह्मण्स के अलावा ब्राह्मण्स का क्षत्रियस में मैरिजेस करना, दीज आर इंटरकास्ट, मतलब दीज आर मैरिजेस विच आर नॉट रियली सीन इन इंडिया वेरी 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 ऑफन। जब से लव मैरिजेस का कॉन्सेप्ट आया है, मॉडर्न मैरिजेस का कॉन्सेप्ट आया है, अर्बन सेंटर्स में हमें ये चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंटली देखने को मिल सकती हैं। बट इफ़ यू लुक एट विलेजेस में इस कॉन्सेप्ट को बहुत अलग तरीके से अभी भी एंडोगैमी फॉलो करके रखा जाता है। देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन विच इज़ लिंक्ड टू दिस कॉन्सेप्ट। में बहुत सिंपल सी बात है, एज एंड व्हेन यू मूव फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप पिरामिड, आपको दिखेगा कि यहाँ पर पहुँचते पहुँचे कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप प्योर होते रहते हो, और कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर आप नीचे की तरफ आओगे
तो एज एंड व्हेन यू मूव डाउन टुवर्ड्स द पिरामिड, टुवर्ड्स शूद्रास और अनटचेबल्स, जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे आपका पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता रहेगा. टू मेंटेन द प्योरिटी there were a lot of rules which had to be implemented. Hence, Brahmins could not eat non-vegetarian food. Hence, Brahmins could not consume alcohol. इस वजह से, क्योंकि इनके लिए जो ऑक्यूपेशन बनाई गई थी वो पायस ऑक्यूपेशन थी, तो इनको अपने से अपने सिस्टम के अंदर प्योर रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. हेंस फूड कॉमनसैलिटी, किसके साथ खाना खा सकते हैं, किसके साथ खाना नहीं खा सकते. ब्राह्मण के घर क्या कोई दलित विजिट कर सकता है, क्या उनके साथ बैठ के खाना खा सकता है, वो चीज़ें अलाउड नहीं थी. तो अगर आप इंडियन सिस्टम को समझें तो इंडियन सिस्टम, इंडिया की जान बसती है आज भी इंडिया के गांव के अंदर. तो गांव के अंदर आपको आज भी विलेजेस के अंदर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी. इफ़ यू लुक एट पेपर टू में बहुत अहम रोल होगा विलेज स्टडीज़ का. तो विलेज स्टडीज़ में भी आप देखोगे कि ये चीज़ें आज भी कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं कि आज भी पीपल बिलीव इन सच कॉन्सेप्ट्स एंड फॉलो करते हैं इसको इस तरीके से. एक और फीचर है ऑक्यूपेशनल हेरिडिटी. अब इस चीज़ को हेरिडिटरी बना दिया गया. उस चक्कर में ब्राह्मण का बेटा अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का बेटा भी यही काम करेगा. तो ऑक्यूपेशनल हेरिडिटी भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है. तो एक बार अगर दलित्स को लगा दिया मैनुअल स्कैवेंजिंग में या फिर स्ट्रीट स्वीपिंग में, तो वो हमेशा से लेकर आज तक यही काम करते रहेंगे. तो दिस इज़ वॉट द कंसर्न इज़. इनफैक्ट कंसर्न की बात कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि इसको कम करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए या इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन को रिड्यूस करने के लिए हमने कुछ किया नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. गवर्नमेंट ने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं. फॉर एग्जांपल लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ द एफर्ट्स. पोस्ट इंडिपेंडेंस में रिफॉर्म्स हुए, संविधान लिखा गया, संविधान में आर्टिकल 17 ऐड किया गया, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया. जो अवर्ण कैटेगरी थी उसके साथ एट्रॉसिटीज़ थी उसको ख़त्म करने की कोशिश करी गई. अफर्मेटिव एक्शंस लिए गए. जो ये पीछे छुटे हुए तुक्के थे हमारे सोसाइटी के, इनको हमसे ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी देने के लिए, हमारे साथ एक स्तर पे खड़ा करने के लिए, इनको एक स्पेशल पुश देने के लिए अफर्मेटिव एक्शन सरकार ने दिया. रिजर्वेशन के माध्यम से SC STs हों चाहे OBCs हों, उनको जॉब्स में, एजुकेशन में रिजर्वेशन दी गई. इवन प्रमोशंस तक रिजर्वेशन यहाँ पर डाली गई इनकी प्रोटेक्शन के लिए कि इनके अगेंस्ट एट्रॉसिटीज़ ना हो, वायलेंस ना हो, इनके लिए प्रोटेक्शन रहे, सेफगार्ड रहे. हमने SC ST एट्रॉसिटी एक्ट 1989 भी लागू किया, जिसके अंडर पीपल कैन बी पनिश्ड इफ़ दे कैरी आउट सम काइंड ऑफ वायलेंस अगेंस्ट पीपल बिलोंगिंग टू सर्टन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. ये सब हमने किया, बट ऐसा नहीं है कि सारे इश्यूज़ हमने सॉल्व कर दिए. इश्यूज़ स्टिल एग्जिस्ट. फॉर एग्जांपल क्रीमी लेयर, हमने जब रिजर्वेशन दी तो OBC कैटेगरी को रिजर्वेशन मिलते समय हमने देखा कि बार बार सिर्फ वही 20% लोग हैं जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल ही जा रहा है, और बाकी जो 80% लोग हैं उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट ही नहीं मिल रहा. सो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर. सरकार ने बोला देखो OBC कैटेगरी में, ओनली OBC कैटेगरी में अगर किसी भी परिवार की, किसी की फैमिली की 8 लाख से ज़्यादा इनकम है, तो उस फैमिली को हम नॉन क्रीमी फैमिली या उसको क्रीमी लेयर में डाल देंगे हम, और क्रीमी लेयर वाली फैमिली को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा. तो इस तरीके से आज की डेट में ये हमें सिचुएशन देखने को मिलती है. OBC में ये चीज़ हो चुकी है, बट अभी तक SC STs के लिए ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती. तो हो सकता है कि जो बेनिफिट SC STs तक पहुंच रहा है वो भी कुछ एक तुक्के तक ही पहुंच रहा हो. अगर हमने उसकी ब्रेड्थ इंक्रीज़ करनी है, ज़्यादा लोगों तक उसका बेनिफिट पहुंचाना है, तो हमें क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट हो सकता है कुछ समय बाद आपको दिखे कि इसके बारे में भी चर्चा हमारे देश में शुरू हो जाए. दूसरा, वायलेंस आज भी बहुत दिखता है इन लोगों के अगेंस्ट. आज भी परसिक्यूटेड दिखते हैं किसी जोन में, किसी पर्टिकुलर एरा में, किसी पर्टिकुलर जोन के अंदर. 85% से ज़्यादा केसेस अगर आप इंडिया में देखें तो आपको ये केसेस दिखेंगे जो कि स्पेसिफिकली SC और ST प्रिवेंशन एट्रॉसिटीज़ में हुए हैं. उनके जो भी फाइनल डिसीजंस हैं वो आज भी पेंडिंग है. मतलब अभी भी न्याय नहीं मिला, जस्टिस इन लोगों को नहीं मिला. 85% केसेस आज भी पेंडिंग चल रहे हैं. रीसेंट डेटा एक और है, लगभग 50,000 से ज़्यादा, मोर देन 50,000 केसेस क्राइम्स अगेंस्ट STs वर रिकॉर्डेड, SCs वर रिकॉर्डेड इन 2021. और यहाँ पर 2 स्टेट्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं. वन इज़ मध्य प्रदेश एंड सेकंड इज़ राजस्थान. राजस्थान और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्राइम होता है अगेंस्ट SCs. कन्विक्शन रेट बहुत कम है. मतलब अगर रेप केसेस देखें आप, रेप केसेस में स्पेसिफिकली रेप्स डायरेक्टेड अगेंस्ट दलित फीमेल्स, सिर्फ 2% कन्विक्शन रेट है. 2% कन्विक्शन रेट, मतलब 98% पीपल आर एक्विटेड. और अगर आप इसको नेशनल एवरेज से कंपेयर करें, 2% दलित
लोगों के अगेंस्ट जो क्राइम है, वुमेन के अगेंस्ट जो रेप केसेस हैं उनकी कन्विक्शन रेट है, पूरे नेशनल एवरेज में 25% केसेस में सज़ा होती है। तो यहाँ पर 2% क्यों है? इट इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। जैसे अभी रिसेंटली भी आपने हाथरस केस देखा होगा, उससे पहले यूपी के अंदर 2024 के अंदर केस हुआ, कर्नाटका के अंदर 2024 में दलित जो वुमेन थी उसको पॉइजन कर दिया गया बिकॉज शी मैरिड अ गाय आउट ऑफ हर कास्ट। तो लोगों ने बोला कि ये अलाउड नहीं है, वहाँ पर उसको पॉइजन कर दिया गया। गुजरात में एक दलित ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने कुछ गाड़ी चलाते वक्त किसी अपर कास्ट नेबरहुड से अपनी ऑटो को निकाल लिया तो उसको वहाँ से भगाया। So these things even today we are facing, people who are belonging to certain sections वो आज भी ये सब चीज़ें फेस करते हैं। So we are trying to say that caste based inequality, caste based discrimination, caste based violence is actually real in India। और wealth gap बहुत ज़्यादा है। 10% कंट्री के जो लोग हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, 50% से ज़्यादा जो इनकम है, जो वेल्थ है, वो ये लोग अपने हाथों में होल्ड करके रखते हैं। तो है ही नहीं, मतलब जो रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो हमें यहाँ पर मिसिंग दिखता है। दैट इज़ व्हाट द प्रॉब्लम इज़ विद इंडिया। अब पेपर में जब आपको इस किसी भी चीज़ से, फॉर एग्जांपल द कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया है, वी हैव बीन एबल टू टॉक अबाउट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, फीचर्स की बात हमने कर ली, फ्रेमवर्क्स की बात कर ली, हमने इंडिया के ऊपर फोकस कर लिया। ये सब चीज़ें डिस्कस करने के बाद हाईली लाइकली चांसेस आर कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बने। अब जब क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन बनते वक्त आपने कुछ एक कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है। कौन से कीवर्ड्स? जैसे कि कास्ट और क्लास की इंटरसेक्शन के बारे में बात करते हुए यू कैन टॉक अबाउट टर्म्स लाइक संस्कृताइजेशन, यू कैन हाईलाइट टर्म्स लाइक डोमिनेंट कास्ट। कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर टच नहीं करूँगा, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन सर्च टॉपिक्स इफ़ यू वांट मी टू। तो अगर आप नीचे कमेंट करेंगे कि सर किसी टॉपिक के ऊपर आपको अगर लगता है कि एक वीडियो बननी चाहिए, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आई विल मेक अ वीडियो एंड आई विल पोस्ट इट ऑन यूट्यूब। और एक चीज़ मैं और आप लोगों से जाननी चाहूँगा, एक सवाल मेरा और है जो मैं चाहूँगा कि आप मुझे चैट बॉक्स में इसका जवाब दो। फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट इश्यूज़ इन इंडिया विद रिस्पेक्ट टू सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। जो मैंने यहाँ पर अभी सब चीज़ें मेंशन करी हैं कि इंडिया के अंदर आज भी एट्रॉसिटीज़ देखने को मिलती हैं, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। डू यू सी दिस इंक्रीजिंग इन इंडिया? द ट्रेंड इज इट इंक्रीजिंग, और डू यू थिंक आगे आने वाली 1-2 जनरेशन में ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी? वॉट इज़ योर व्यू ऑन दिस? आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट यू पीपल थिंक, बिकॉज इसके बारे में बात करना इज़ वन थिंग, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड हाउ यू पीपल थिंक, व्हाट इज़ गोइंग टू द फ्यूचर ऑफ दिस प्रॉब्लम इन इंडिया। क्या ये परसिस्टेंट रहेगा, आगे चल के भी ऐसे ही रहेगा, या फिर यू सी सम लाइट एट द एंड ऑफ द टनल? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैं वेट करूँगा इसके जवाब की। फिर जब भी आपको मौका मिले ट्राइबल पोर्शन के साथ इसको लिंक करने का, बिल्कुल लिंक करना, इसको ट्राइबल स्ट्रैटिफिकेशन के साथ लिंक करना। जैसे ट्राइब्स में भी सरकार ने बोला कि सब ट्राइब्स की हालत एक जैसी थोड़ा है, कुछ ट्राइब्स बेटर ऑफ हैं, कुछ ट्राइब्स की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। सरकार ने इसीलिए ख़राब ट्राइब्स को एक अलग दर्जा दिया, उनको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की कैटेगरी में डाला, तो उनके लिए स्पेशल एफर्ट्स भी चलाए। वहाँ पर भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, लिख सकते हो। आप इनके साथ होती हुई डिस्क्रिमिनेशन को हाईलाइट करना चाहते हो तो नियमगिरी मूवमेंट को हाईलाइट कर सकते हो। ग्लोबल केसेस में आप जापान का एग्जांपल दे सकते हो, आप साउथ अफ्रीका का एग्जांपल दे सकते हो। अप्लाइड पोर्शन में आप ट्राइबल वेलफेयर की बात कर सकते हो, ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात कर सकते हो, एफआरए की बात कर सकते हो। तो बहुत सारी डायमेंशंस हैं जिनको आप टच कर सकते हो, एंड उसके बाद ही आप होलिस्टिकली इसको आंसर कर पाओगे, राइट। अब पेपर में 2-3 सवाल रिसेंटली पूछे गए थे। एक तो 2023 का क्वेश्चन था, क्रिटिकली एग्जामिन तुमिन्स व्यू ऑन फंक्शनलिज्म। दूसरा था कास्ट स्टैटिक भी है, डायनेमिक भी है, डिस्कस करो। क्विकली 2 मिनट लगाएंगे और इसको डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज अननेसेसरली द वीडियो विल बी टू लॉन्ग। 2023 का क्वेश्चन था, क्रिटिकली एग्जामिन करिए तुमिन्स व्यू ऑन फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म की बात हुई है और मेल्विन तुमिन के क्रिटिसिज्म की बात हुई है कि इन्होंने कैसे क्रिटिसाइज़ किया। तो पहली बात तो हमें बात करनी पड़ेगी फंक्शनलिज्म के बारे में। फंक्शनलिज्म क्या है? फंक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव किसने दिया? डेविस एंड मूर ने दिया। तो डेविस एंड मूर ने जब फंक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव के थ्रू सोशल सर्टिफिकेशन को समझाने की कोशिश करी तो उन्होंने कैसे समझाया, उनका पर्सपेक्टिव क्या था? उनका पर्सपेक्टिव था कि हाई स्किल इज इक्वल टू हाई पेइंग जॉब। इन्होंने बोला कि देर आर सर्टन जॉब्स विच आर मोर वैल्यूएबल। डॉक्टर इंजीनियर की जॉब ज़्यादा वैल्यूएबल है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको पैसा मिलना चाहिए, इनको ज़्यादा प्रेस्टीज मिलना चाहिए। इन्होंने एग्जाम्पल किसका लिया? फायर फाइटर का और कैशियर का। ये बोला किसने? डेविस एंड मूर ने। नाउ आफ्टर वंस यू हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट डेविस एंड मूर हाईलाइटेड, क्विकली यू हैव टू जंप ऑन द क्रिटिसिज्म ऑफ तुमिन। तुमिन ने क्या बोला? बेसिकली इन्होंने बोला कि भाई सारे ही काम इंपॉर्टेंट हैं। जो फंक्शनल इंपॉर्टेंस की आप ये बात करते हो कि डॉक्टर कम इंपॉर्टेंट है या इंजीनियर कम इंपॉर्टेंट है या ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ये सब्जेक्टिव है। ऐसा कुछ नहीं होता, सबका काम उतना ही इंपॉर्टेंट है।
all the jobs that people are doing, all are valuable, everything is important for smooth functioning of the country. और कुछ अंडर वैल्यूड प्रोफेशंस होते हैं जिनकी वैल्यू बननी ज़्यादा चाहिए बट कम वैल्यू करती है, राइट, सोसाइटी. फॉर एग्जांपल टीचर्स, दे क्रिएट द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पीपल, दे अलाउ चिल्ड्रन टू थिंक इन अ सर्टन मैनर, उनके दिमाग के दरवाजे खोलने का काम टीचर करता है. नर्सेज, दे ऑलवेज आर ऑन देयर टोज टू हेल्प पीपल हु आर सफरिंग, एलिंग, राइट, तो उन लोगों की मदद करता है. बट फिर भी इनकी जॉब्स कम क्यों हैं? इनकी जॉब्स के अंदर जो पेमेंट है, जो इनकी सैलरीज हैं, वो कम क्यों हैं? फिर उन्होंने बोला कि आप बात करते हो कि कोई डॉक्टर बन गया तो वो बेटर है, और कोई अगर डॉक्टर नहीं बन पाया वो बेटर नहीं है. मेलविन, तुमने इसको भी हाईलाइट किया था कि यार जो डॉक्टर बन गया वो डॉक्टर इसलिए बन गया ना क्योंकि उसके फादर उसकी एजुकेशन को स्पॉन्सर कर पाए. उसके फादर इसलिए वो एजुकेशन स्पॉन्सर कर पाए क्योंकि उनके पास पैसा था. तो एंड ऑफ द डे जिसके पास पैसा है उसके पास ही तो स्किल है. तो आप ये मत करो कि मेरिट की बात है, मेरिट नहीं है. एक्चुअली में आप ये देखो कि रिसोर्सेज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट अगर नहीं होंगे, इसका मतलब तो कुछ लोगों के पास ही स्किल रहेगी, जिसके पास स्किल रहेगी बस वो ज़्यादा पैसा कमाता रहेगा. मतलब अमीर अमीर होता रहेगा, गरीब गरीब होता रहेगा. आप इसमें से किसी भी एस्पेक्ट को टच कर सकते हो. मेलविन तुमिन के इस पूरे क्रिटिसिज्म को भी आपने क्रिटिकली एग्जामिन करना था, राइट. एग्जामिन करते वक्त उसकी स्ट्रेंथ बनाओ, उसकी वीकनेस बनाओ. स्ट्रेंथ में डालो कि एक बहुत अच्छे तरीके से ये एक सिस्टमेटिक इनइक्वालिटी को बताता है. मेरिटोक्रेटिक सिस्टम के बारे में जो डेविस एंड मूर बात करते हैं उसको एक्सपोज करता है. फिर रोल ऑफ पावर को भी ये समझाता है कि भाई ठीक है, अगर एजुकेशन आई तो वो फादर की मनी के कारण ही आई. फादर के पास शायद पैसा था, शायद पावर थी, उसके कारण ही बच्चे के पास स्किल आ पाई. तो ये इनकी स्ट्रेंथ है कि इन्होंने इस चीज़ को अच्छे से काउंटर किया और एक वैलिड रीज़न देकर काउंटर किया. बट एक वीकनेस ज़रूर आप हाईलाइट करोगे कि इन्होंने कोई ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क नहीं दिया. समझा गए सारी बात अपनी, बट ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क देना भूल गए. अपार्ट फ्रॉम दैट ही ओवरलुक द फंक्शनलिस्ट फोकस ऑन स्ट्रक्चरल नेसेसिटी की बात करना ये भूल गए कि क्या ज़रूरी है, क्या वाकई में ही स्ट्रैटिफिकेशन की ज़रूरत है या नहीं है. उस एस्पेक्ट को भी इन्होंने टच नहीं किया. पहला सवाल, तो इस क्वेश्चन को आई थिंक बड़े आसानी से आप आंसर कर पाओगे. इफ़ यू फाइंड दिस क्वेश्चन आई वुड लाइक यू टू एक्सपेरिमेंट विद दिस क्वेश्चन. आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसका आंसर डालना चाहें वहाँ पर डालिए. अगर आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डालना चाहें वहाँ पर डालिए. अदरवाइज़ आप अगर मेरे को मेरे नंबर पे भेजना चाहते हैं, मैं व्हाट्सएप करना चाहते हैं, मुझे इसका आंसर लिख के भेजिए. आई लुक एट इट हाउ यू एक्सप्रेस योर व्यूज़, किस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं. 2022 में एक सवाल आया था, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, वंस अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. कास्ट इज बोथ स्टैटिक एंड डायनामिक. तो क्वेश्चन ने एक स्टेटमेंट बताई है, एक बोला कि स्टैटिक भी होती है, डायनामिक भी होती है. मतलब दोनों एस्पेक्ट्स के ऊपर आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप एग्री करते हो. स्टैटिक कैसे है? आप लिख सकते हो कि स्टैटिक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हेरिडिटरी मॉडल है, स्टैटिक रहता ही है. जो ब्राह्मण है वो एक बार ब्राह्मण बन गया वो ब्राह्मण ही रहेगा, और ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही रहेगा, आगे ब्राह्मण का बेटा आगे ब्राह्मण ही रहेगा. कोई भी डिविजन, कोई भी चेंज नहीं हो सकता उसके अंदर. सो जो सिस्टम है वो स्टैटिक है. कास्ट जो है वो एस्क्राइब्ड स्टेटस है, इट इज़ नॉट एन अचीव्ड स्टेटस. सो यू डू नॉट अचीव ब्राह्मणिज्म, यू आर एस्क्राइब्ड टू दिस पर्टिकुलर स्टेटस बाय बर्थ. अगर पैदा होते ही मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं ब्राह्मण हूँ, चाहे फिर मैं जैसा मर्जी हूँ, मैं ब्राह्मण ही रहूँगा. दूसरी चीज़, एंडोगैमी जो है वो एनफोर्स करती है कास्ट की बाउंड्रीज को. एंडोगैमी रिस्ट्रिक्ट करती है कि इसके अंदर कोई डाइल्यूशन ना हो, सारे ब्राह्मण ब्राह्मणों के बीच में ही रहें, आगे के ब्राह्मण जो है वो क्षत्रिय के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट ना करें, इसलिए सिस्टम इंटैक्ट रहे, स्टैटिक रहे. पहली चीज़. दूसरा स्टैटिक का एग्जाम्पल क्या बोल सकते हो कि कल्चरल और रिचुअल रिजिडिटी है. कोई रिचुअल कोई ही परफॉर्म कर सकता है. अगर कोई काम, कोई यज्ञ अगर कोई प्रीस्ट कर सकता है तो वो प्रीस्ट ही करेगा. जैसे फॉर एग्जांपल हिंदू मैथोलॉजी में आपको पता होगा, देयर आर पीपल हु परफॉर्म लास्ट राइट्स. तो लास्ट राइट्स करने वाले जो पंडित हैं वो अलग पंडित होंगे, जो यज्ञ करने वाले पंडित होंगे वो अलग पंडित होंगे, जो नॉर्मल पूजा करेंगे, पूजा पाठ करेंगे वो अलग पंडित होंगे, जो मंदिरों में प्रीस्टहुड फॉलो करेंगे वो अलग पंडित होंगे. तो उनमें क्लियर रिजिडिटी है, कौन सा रिचुअल कौन सा पंडित कर सकता है. एक चीज़ और जो कि रिजिड है, जो कि स्टैटिक दिखती है, वो है कि इन लोगों के अगेंस्ट जो हाईएस्ट हायरार्की है वो लोएस्ट हायरार्की के अंदर हमेशा डिस्क्रिमिनेट करती रही है, और वायलेंस हमेशा से देखने को मिला है. वी कैन गिव सम एग्जांपल्स विच आर लेटेस्ट. कोई भी लेटेस्ट एग्जांपल हो वहाँ पर आप दिख के जस्टिफाई कर सकते हो कि कॉन्सेप्ट जो है वो स्टैटिक कॉन्सेप्ट है. डायनामिक कॉन्सेप्ट में और भी ज़्यादा अच्छे से इसको मेंशन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको कीवर्ड्स ज़्यादा अच्छे मिल जाएंगे. डायनामिक कॉन्सेप्ट में आप संस्कृताइजेशन को हाईलाइट करना, जैसे कि मॉडर्न डे के अंदर या फिर ट्राइबल एरियाज़ के अंदर देर आर हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स वेयर यू कैन सी कि ट्राइबल्स ने ब्राह्मण
वे ऑफ लाइफ को लीड करना शुरू कर दिया और ब्राह्मण रिचुअल्स को फॉलो करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अपवर्ड मोबिलिटी करनी शुरू कर दी जनरेशन बाय जनरेशन। अपने तरीके से अपने रिचुअल्स को जो ब्राह्मण्स करते थे वैसे रिचुअल्स करने शुरू कर दिए, जैसे कपड़े वो पहनते थे वैसे पहनने शुरू कर दिए। तो अपवर्ड मोबिलिटी वहाँ से उनकी होगी, तो इस वजह से डायनेमिक भी है, मतलब लोअर कास्ट जो है वो अपर कास्ट में मूव हो जाता है विद द हेल्प ऑफ संस्कृताइजेशन। फिर इकोनॉमिक मोबिलिटी, ठीक है, कास्ट, एक कास्ट तो चेंज नहीं हो सकती, बट कास्ट के साथ जो स्टेटस आता है वो स्टेटस आपका चेंज हो सकता है अगर आप इकोनॉमिकली बेटर ऑफ हो गए। अगर आप पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो, आपने कोई बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया कर लिया, कोई बिजनेस कर लिया, ऑटोमेटिकली देन यू विल बी एबल टू इकोनॉमिकली गिव मोबिलिटी टू योर फैमिली। मतलब आप लोअर क्लास से अपर क्लास में शिफ्ट हो जाओगे और अपर क्लास से ही आपको स्टेटस जो है वो थोड़ा सा बेटर महसूस होगा, सोसाइटी आपकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी शुरू करेगी। रिजर्वेशन पॉलिसीज़ ने इन लोगों के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करी हैं, विच इज़ अगेन दैट अ वे दैट द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग के कास्ट एक डायनामिक तरीके से देखी जाए। जो गरीब है वो गरीब ही ना रहे, वो जो डिस्क्रिमिनेटेड है वो डिस्क्रिमिनेटेड ही ना रहे, उसको भी उतनी अपॉर्चुनिटी मिले। ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी ने बहुत चीज़ें चेंज कर दी, डायनामिक कर दिया सिस्टम को। सोशल मीडिया ने एंटी कास्ट मूवमेंट्स को ज़्यादा एम्पलीफाई किया। फॉर एग्जांपल आपको ये हैशटैग याद होगा, दलित लाइव्स मैटर, राइट? इस तरीके से आप जस्टिफाई कर सकते हो। आप अर्बन वर्क स्पेस को हाईलाइट कर सकते हो कि अर्बन वर्क स्पेस में कोई मैटर नहीं करता आप कौन सी कास्ट से काम करते हो। आप अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाओगे, गवर्नमेंट कोशिश करती है कि वहाँ पर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेट्रो में आप जा रहे हो, आपके साथ कौन खड़ा है आपको पता भी नहीं होगा, उसका नाम क्या है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसका कास्ट क्या है, उसका गोत्र क्या है, स्टिल यू विल बी ट्रैवलिंग इन द सेम मेट्रो, इन द सेम ट्रेन, इन द सेम एयरप्लेन। सो दीज थिंग्स आर changing the system. The so-called static system of caste is being converted into the dynamic aspect, is how you can try and justify your point. So I hope with this video आपको बहुत सारी dimensions clear होंगी किस तरीके से आपने caste based questions को या फिर stratification based questions के साथ deal करना है। If you want this PDF, I will be sharing this PDF on our Telegram group. Telegram group के ऊपर जाइएगा, इस particular PDF को वहाँ से download कर लीजिएगा। And please do appreciate if you like the initiative, if you think it was a little bit valuable for your preparation, for your understanding, if it helped you even 1%, I would appreciate if you can at least like or comment, would be great. Thank you very much, and I'll see you in the next video. Take care guys, bye bye.